नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन में आई दरार। हेमंत सोरेन की सोनिया गांधी से हुई मुलाकात में भी नहीं सुलझ पाया विवाद। जेएमएम ने महुआ माझी को बनाया उम्मीदवार। गठबंधन की ओर से कांग्रेस कर रही थी राज्यसभा सीट पर दावा। न्यायपालिका पर टिप्पणी कर फंसे सांसद अभिषेक बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव एचके द्विवेदी से मांगी रिपोर्ट। 2 वकील अभिषेक के खिलाफ अवमानना याचिका लेकर पहुंचे हाईकोर्ट। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हुए प्रदर्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। सुरक्षा पर रिपोर्ट सीएम सचिवालय के साथ साझा करे दिल्ली पुलिस। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 1041 अंकों की तेजी के साथ 55,925 अंकों पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 309 अंकों की तेजी के साथ 16,201 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान क्या राजनीति की भेंट चढ़ गई? उनकी सुरक्षा में कटौती की गई, फिर इसका प्रचार किया गया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि सरकार का काम लोगों की सुरक्षा करना है या फिर उन्हें मुश्किल में डालना। इसी खबर पर हम आज विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके साथ ही ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई हुई। ये विवाद इस समय देश में सुर्खियों में बना हुआ है। साथ ही बात करेंगे राज्यसभा चुनावों की। उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद बीजेपी में घमासान छिड़ गया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में भी बगावत की स्थिति दिख रही है। नेता अपनी तपस्या का फल मांग रहे हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यूपीएससी की परीक्षा में किसने मारी बाजी, और इसके अलावा और भी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान किसने ली? उन लोगों ने जिन्होंने जेल में बैठकर साजिश रची, या फिर उन लोगों ने जिन्होंने मूसेवाला को घेर कर उन पर गोलियां चलाई, या फिर पंजाब सरकार को इसका जिम्मेदार माना जाए, जिसने मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती कर दी और जिस दिन सुरक्षा घटी उसके दूसरे ही दिन मूसेवाला की जान ले ली गई। पंजाब की मान सरकार बुरी तरह से घिर गई है। पार्टी की ओर से सफाई दी जा रही है, लेकिन मामला सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सुरक्षा पर भी राजनीति होगी? विपक्ष तीखे सवाल पूछ रहा है। सिद्धू मूसेवाला मामले में पंजाब से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। पंजाब की आप सरकार के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। कांग्रेस ने आज दिल्ली में केजरीवाल के आवास के सामने जमकर प्रदर्शन किया। पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित दूसरे राज्यों में भी आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की खबरें हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लोगों में पंजाब के डीजीपी के बयान को लेकर भी गुस्सा दिख रहा है, जिसमें उन्होंने मूसेवाला पर ही निशाना साधा था। इस मामले में सीएम मान के आदेश के बाद डीजीपी वी के भावरा ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। इसके साथ ही उन्होंने मूसेवाला की सुरक्षा में चूक को मानने से इनकार कर दिया। भावरा ने कहा कि मूसेवाला अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों को लेकर नहीं गए थे। इस बीच पंजाब सरकार ने पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल मूसेवाला के पिता ने सीएम मान से मांग की थी कि मामले की जांच सीबीआई, एनआईए या फिर हाई कोर्ट के जज की निगरानी में हो, जिसके बाद पंजाब सरकार ने ये आदेश दिए हैं। भगवंत मान ने मामले में राजनीति न करने की मांग की है, लेकिन विपक्षी दल मान सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब की कानून व्यवस्था को जंगल राज में बदल दिया है और सुरक्षा व्यवस्था को राजनीतिक पसंद नापसंद के हवाले कर दिया है। कांग्रेस पार्टी अपने एक एक नेता और कार्यकर्ता को यकीन दिलाना चाहती है कि हम अपनी पार्टी के निष्ठावान नेता को न्याय दिलाने के लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। पंजाब पुलिस का दावा है कि इस मामले की साजिश दिल्ली की तिहाड़ जेल में रची गई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब जेल में इस तरह की योजना बन रही थी तो जेल प्रशासन को जानकारी क्यों नहीं थी, और अगर दिल्ली पुलिस तक जानकारी पहुंच गई थी तो उसने इसे पंजाब पुलिस के साथ साझा किया कि नहीं। जांच की निगरानी का जिम्मा हाईकोर्ट के जज को सौंपा जा रहा है, लेकिन विपक्ष का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। आप सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है। उस पर इस मामले के सभी आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी का दबाव है। तो दूसरी ओर वाराणसी की कोर्ट पर भी दबाव है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जितने भी मामले हैं उन पर जल्दी सुनवाई पूरी कर ले। इस मामले को लेकर आज भी सुनवाई हुई। तो क्या हुआ आज की सुनवाई में और कब होगी आगे की सुनवाई, देखिए ये रिपोर्ट।
ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज की अदालत में चल रही है, जहां आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और बाद में अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की डेट दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने और हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने के मामले में दायर याचिका पर भी सिविल जज की अदालत में सुनवाई हुई और इस पर भी अगली सुनवाई अब 8 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। इसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में 8 सप्ताह के अंदर फैसला देने के निर्देश का पालन हो पाएगा। दरअसल गर्मियों की छुट्टियों के चलते कोर्ट ने ये फैसला किया है। वहीं इस मामले में आज जिला जज की कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दलीलें रखी गयी कि अदालत को पूरे मामले को खारिज कर देना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां दर्ज कराई। बता दें, इससे पहले 26 मई को भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें दी गई थी, जिसमें केस को रफा दफा किए जाने की बात कही गई थी। वहीं इस मामले में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं और दोनों ही पक्षों की तरफ से अलग अलग दावे पेश किए जा रहे हैं। हालांकि किसके दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगा। ऐसे में सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं और अब इस मामले की सुनवाई में 1 महीने से ज्यादा का समय है। अब 4 जुलाई तक मामला टल गया है क्योंकि कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं और इस दरमियान सबसे ज्यादा चर्चा होगी चुनावों की, पहले राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति चुनावों की। फिलहाल देश में 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी ने बीते दिनों अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद पार्टी में हंगामा मच गया है। आने वाले 10 जून को देश की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब सभी दलों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। जिसके बाद कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं मायूसी भी नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और बीजेपी की इस लिस्ट ने कई बड़े संकेत दे दिए हैं। बीजेपी ने कुल 18 राज्यसभा कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं और इस लिस्ट में वो नाम गायब हैं जिन्हें टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। जिसके बाद एक तरफ जहां ये माना जा रहा है कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो नाराज हैं और पार्टी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ संकेत ये भी है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैबिनेट के 2 मंत्रियों को राज्यसभा का टिकट नहीं मिल सका है, जिनमें से एक है मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरे हैं आरसीपी सिंह। दरअसल जेडीयू और आरसीपी सिंह के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान का नतीजा ये हुआ कि जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मुखर नेताओं में से एक नकवी का टिकट काटना भी शॉकिंग न्यूज है। बता दें कि नकवी झारखंड से राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन बीजेपी ने झारखंड से इस बार आदित्य साहू को उम्मीदवार बना दिया है। नकवी का झारखंड से पत्ता कटने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने भी अपने वरिष्ठ नेता आरसीपी को टिकट नहीं दिया। पार्टी ने आरसीपी की जगह झारखंड के पार्टी नेता खीरू महतो को टिकट दे दिया है। ऐसे में आरसीपी सिंह की कुर्सी बचना मुश्किल है। हालांकि कयास थे कि बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन इस समय बिहार में जिस तरह से बीजेपी विरोधी माहौल बना हुआ है, पार्टी जेडीयू से कोई झगड़ा लेने के मूड में नहीं है और नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहेगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे प्रकाश जावड़ेकर को पहले मंत्री पद से हटा दिया गया था और इस बार उनका टिकट काट दिया गया। ऐसे में वो भी पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़ सकते हैं। यानी भले ही ये नेता खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हें झटका तो लगा है, जिससे पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है। उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या होगा मुख्तार अब्बास नकवी का, उनका मंत्री पद बचेगा या नहीं। इस बीच राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तपस्या का फल कब मिलेगा। राज्य में कांग्रेस की सरकारें गईं तो राज्यसभा में उसकी संख्या घट गई। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि किसे ऊपरी सदन में भेजा जाए और किसका टिकट काटा जाए। लंबे मंथन के बाद पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आते ही हंगामा मच गया, क्योंकि पार्टी जिन राज्यों में मजबूत थी वहाँ के किसी भी स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिया गया। 1.5 साल बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है और पार्टी को यहां से राज्यसभा की 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने दोनों ही राज्यों में बाहरी उम्मीदवारों को उतार दिया है। ना तो छत्तीसगढ़ और ना ही राजस्थान में किसी स्थानीय नेता को टिकट दिया गया, जिसे लेकर पार्टी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। तो जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाए गए इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर निशाना साधा, साथ ही अपना दर्द भी बयां कर दिया। पवन खेड़ा ने लिखा,
शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। वहीं अभिनेत्री नगमा ने कहा, हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने 2003-04 में मुझे उस वक्त राज्यसभा भेजने का वादा किया था जब मैं पार्टी में शामिल हुई थी। उस वक्त हम लोग सत्ता में नहीं थे। इसके बाद 18 साल हो गए और उन्हें मुझे राज्यसभा भेजने का मौका नहीं मिला। इमरान के लिए मौका मिल गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मैं कम हकदार हूँ? लेकिन कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी पर सवाल उठाने वाले नेताओं का अंदाज पसंद नहीं आया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और गुलाम नबी आजाद साहब की तपस्या तो 40 साल की है, वे भी शहीद हो गए। तपस्या तो कांग्रेस भी हिमाचल प्रदेश में कर रही है। 4.5 साल से पार्टी विपक्ष में है। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। कल यानी 31 मई को पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, लेकिन पीएम के दौरे से पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। राजनीतिक दलों की सरगर्मियों ने आने वाले चुनाव से पहले प्रदेश का तापमान बढ़ा दिया है। पीएम मोदी कल शिमला से हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद करेंगे। सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार और पार्टी पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसके लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे बड़े नेता पहले ही बड़ी रैलियां और रोड शो करके चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं। मोदी की रैली में भीड़ जुटाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी मंशा से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत हर एक बीजेपी नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को रैली के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि सीएम जयराम ठाकुर जिस तरह लोगों के घर जाकर पीएम मोदी की रैली के लिए भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं, उससे सीएम पद की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। वो इस पद का अपमान कर रहे हैं। साथ ही प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्ज में डूब गया है, इसलिए कांग्रेस प्रधानमंत्री से मांग करती है हिमाचल को आर्थिक पैकेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार हिमाचल आ चुके हैं। पिछली बार भी उनके मंडी दौरे के दौरान प्रदेश के लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह ही राज्य की जनता को निराश किया था। विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पर काबिज बीजेपी को 1 लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनाव में करारी हार मिल चुकी है। इसी तरह सोलन और पालमपुर नगर निगम में भी बीजेपी हार चुकी है। इससे बीजेपी का आला नेतृत्व काफी चिंतित है। इसलिए पीएम मोदी ने अभी से राज्य में रैली करनी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इससे साफ है कि राज्य में बीजेपी की स्थिति काफी नाजुक है। राज्य के लिए क्या किया जो उसका प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी की सरकार को घेर रही है, तो दूसरी ओर आज किसान नेता राकेश टिकैत को कभी उनके साथ रहे लोगों ने ही घेर लिया। राकेश टिकैत कर्नाटक पहुंचे थे। वहां किसान संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने टिकैत को ही निशाने पर ले लिया। किसान आंदोलन में मोदी सरकार को घुटनों पर लाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा अपमान हुआ है। कर्नाटक के बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन पर किसी अज्ञात शख्स ने पहले स्याही फेंकी। राकेश टिकैत पर स्याही उस वक्त फेंकी गई जब वो बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी वहां पर किसान नेता का विरोध शुरू हो गया। खबरों की माने तो किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में टिकैत और चंद्रशेखर के समर्थक आपस में भिड़ गए। उसके बाद एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला शुरू कर दिया गया। तो वहीं राकेश टिकैत के साथ भी धक्का मुक्की की गई। भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़ होने के बाद से बीकेयू के नेता राकेश टिकैत का लगातार विरोध हो रहा है। शायद यही वजह है कि आज राकेश टिकैत को कर्नाटक के बेंगलुरु में भी विरोध का सामना करना पड़ा। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह दोनों किसान नेता एक क्षेत्रीय चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने आए थे, जिसमें कर्नाटक के किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था। राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह ये स्पष्ट करने आए थे कि वो इसमें शामिल नहीं हैं और धोखेबाज किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने बहस शुरू कर दी और उन पर काली स्याही फेंक दी और कुर्सियां भी फेंकनी शुरू कर दी। राकेश टिकैत के अनुसार स्याही फेंकने और हंगामा करने वाले किसान नेता चंद्रशेखर के समर्थक थे। 2020 में मोदी सरकार के लाए कृषि बिल को रद्द कराने में किसान नेता राकेश टिकैत की अहम भूमिका थी, लेकिन जब से बीकेयू में टूट हुई है तब से राकेश टिकैत का विरोध शुरू हो गया है। शायद यही वजह है कि अब किसान नेता ही आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं।
और बुलेटिन के आखिर में बात यूपीएससी परिणाम की। लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों को पछाड़ रही हैं। लड़कियां हर जगह अपनी पहचान बना रही हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिला यूपीएससी के रिजल्ट में, जहां लड़कियों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सिविल सर्विसेज 2021 के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का रिजल्ट आज जारी हो गया। इस रिजल्ट की सबसे खास बात यह है कि इस बार टॉप 3 पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। यूपीएससी की इस परीक्षा में श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए टॉपर श्रुति शर्मा ने कहा कि टॉप करने की उम्मीद नहीं थी, बस इतना था कि क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब खुश हूं और एक राहत भी है कि पढ़ाई पूरी हुई, क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज्यादा रहा और लगातार पढ़ाई करती रही और पढ़ाई करते वक्त समय नहीं देखा। अब मौका मिला है तो खुश हूं कि अब देश की सेवा करूंगी। मैंने इस बार दूसरी कोशिश की, क्योंकि पहली कोशिश में फॉर्म गलत भर जाने के कारण मुझे हिंदी में पेपर देना पड़ा, जिसमें 1 नंबर से मैं पीछे रह गई थी। इस बार अंग्रेजी में पेपर लिखा और क्लियर हो गया। पापा को जब पता लगा तो बहुत भावुक हो गए और वो दिल्ली वापस आ रहे हैं। माता पिता की खुशी देखकर ही मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई। वहीं परीक्षा में अंकिता अग्रवाल ने 2nd रैंक हासिल की और 3रा स्थान गामिनी सिंगला को मिला है। इस साल शीर्ष 3 स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों के बाजी मारने पर श्रुति शर्मा ने कहा कि लड़कियों को हमेशा सपोर्टिव माहौल नहीं मिल पाता है। अब गाँव और शहरों में माता पिता अपनी बेटियों को सहयोग देने लगे हैं, जिस वजह से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। बता दें कि यूपीएससी टॉपर श्रुति ने दिल्ली विश्वविद्यालय, सेंट स्टीफेंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। यूपीएससी परीक्षा की कोचिंग उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की आवासीय कोचिंग एकेडमी यानी आरसीए में ली है। इसके साथ ही टॉपर श्रुति ने परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि अगर आपका मन है तभी आप इस परीक्षा की तैयारी करें, किसी तरह के दबाव में आकर आप पढ़ाई ना करें। जब तक आप खुद तैयार नहीं हैं, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।